स्टूडेंट्स, आपका फ़िलॉसफ़ी की क्लास में स्वागत है। आप लोगों को अभी तक मैंने शिक्षा के उद्देश्य का फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है, समझा दिया है, जिसमें हमने आप लोगों के शिक्षा के उद्देश्य से क्या समझते हैं, शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के तत्व कौन से हैं, शिक्षा के निर्धारण के आधार कौन से हैं, ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट आप लोगों को हम जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन पर डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा सा एजुकेशन को रिलेटेड आपकी लास्ट वाली जो भी क्लास थी उससे थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि उद्देश्य जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमको दिशा देते हैं, हमको डायरेक्शन देते हैं, है ना। उनके बनाने का जो मेन प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक तरीके का बेसिक एक फंडामेंटल तैयार करता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे आधार भी हैं, दार्शनिक आधार हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो किया गया, सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, राजनैतिक आधार भी हैं, आर्थिक भी हैं, ठीक है। अब इन सभी में कुछ न कुछ कोटेशंस भी हैं, बट शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार जो हैं, जो आपके सिलेबस में थोड़ा उतना डिटेल में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल और सोसाइटी, है ना, हमारा व्यक्तित्व अपना व्यक्तिगत और हमारे सामाजिक। अब ये जो हमारे व्यक्तित्व के आधार है, व्यक्तिगत आधार है, उनमें बायोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, साइकोलॉजिकल है। अगर सोसाइटी बेस्ड है, ठीक है, तो उसमें से सोशोलॉजिकल है, पॉलिटिकल बेसिस है, इकोनॉमिक है, साइंटिफिक है और आपका एथिकल है। जैसे कि आपके निर्माण के आधार जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों को जितने भी इसके जो भी बेसिस हैं उनका एक मेन टारगेट है कि आपको सही दिशा देना, ठीक है। अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, शिक्षा के उद्देश्य, तो शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो एक तरीके से हमको दिशा तो देते ही देते हैं, एक तरीके से कहा जाता है कि एक पूर्ण दर्शित लक्ष्य है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपकी लास्ट वाली जो भी क्लास है उसमें दिशा, जो आपके उद्देश्य हैं और जो आपके लक्ष्य हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है ये भी बहुत अच्छे से समझाया है। उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे अचीवेबल नहीं होते हैं, लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें किसी बच्चे को पूरा वर्णमाला सिखानी है, ठीक है, तो वर्णमाला सिखाना हमारा उद्देश्य हो गया, बट उसको ABCD लिखना सिखाना वो उसके क्या हो गए, लक्ष्य हो गए। तो अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कुछ न कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य एक पूर्ण दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है, ठीक है। BD भाटिया ने भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन से उद्देश्यों को समझाया है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि जो उद्देश्य अगर नहीं होंगे तो कोई भी स्टूडेंट्स दिशा विहीन होकर भटकता रहेगा, वो ज्ञान के बिना अपने मार्ग पर नहीं पहुंचेगा, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिस तरह अगर कोई नाव ऐसे ही पानी में छोड़ दी जाए, नदी में छोड़ दी जाए, समुद्र में छोड़ दी जाए, तो वो थपेड़े खाती हुई बहती रहती है, उसी तरह उद्देश्यों के बिना मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं। पहला है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, एम्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इसमें बहुत सारे शिक्षाविद हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, कमेनियस हैं, बेकन हैं, जिन्होंने इस पर बहुत दार्शनिक बातें बोली हुई हैं कि ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। या आपका एक और कोटेशन इसी तरह है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक लक्ष्य है, ज्ञान आपका शक्ति है, ज्ञान पवित्रता है। तो ये डिफरेंट लोगों ने, शिक्षाविदों ने अपने अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन किया है। सुकरात कहते हैं ज्ञान शक्ति है, अरस्तु कहते हैं ज्ञान पवित्रता है, ठीक है। सुबोध अरावल ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञानार्जन जो होता है आत्मसंतुष्टि और आत्मलाभ के लिए नहीं होना चाहिए,
जो ज्ञान निरंतर समाज के संपर्क में अद्भुत क्रिया करता है, उसी के लाभ के लिए उसका प्रयोग हो, वही वास्तविक ज्ञान है। और शेक्सपियर महोदय ने भी ज्ञान की बात को बल देते हुए कहा है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सारे कोटेशंस का अगर कंटेंट समझें तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के हम जीवन में अपनी पावर को भी नहीं पहचान पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें किस उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही से सच और झूठ में अंतर कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें, जीवन के लिए कल्याणकारी जीवन जी सकें, है ना, अपने साध्य और साधन को प्राप्त कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए हमारा नॉलेजेबल होना ज़रूरी है, हमको ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स, जो बालक है, वो क्या करेगा, उसी ज्ञान का संचय करेगा, उसी को समझेगा, उसी को जानेगा, उसी से अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चरित्र विकास का उद्देश्य, कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए हमारे जितने डिफरेंट एम्स हैं, इसमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट एम है। और इसके लिए भी हर किसी ने कि अगर हमारा चरित्र सुंदर है और हमारा जीवन सुंदर है, हम अपने मूल्यों को पालन करते हैं, तो हम जीवन में बहुत मूल्यवान हो सकते हैं, हम दूसरों को दिशा दे सकते हैं, हम अपने उस ज्ञान से, अपने मूल्यों के विकसित होने से जीवन को सदवृत्ति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे थिंकर्स ने एक बात कही है, जिसमें से स्माइल एक नाम है। स्माइल वो क्या कह रहे हैं, चरित्र संसार की प्रेरणा शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है। स्माइल हैज़ सेड दैट द कैरेक्टर इज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल मोटिवेशनल पावर। ऑल मोटिवेशनल पावर यानी कि ये कितनी बड़ी पावर है, इसी से आप समझो कि वो कह रहा ऑल मोटिवेशनल पावर्स में सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि जब हमारे जीवन में संतुलन होता है, बैलेंस होता है, हमारे जीवन के रास्ते सच्चे होते हैं, हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, हमारा आचरण सुंदर होता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो हम उस मार्ग की तरफ बढ़ते हैं और अपने सुंदर चरित्र से सुंदर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक और थिंकर हैं टी रेमंड, वो क्या कह रहे हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए कि द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ अ टीचर इज़ नॉट टू इंक्रीज फिजिकल पावर और बिगेट परफेक्शन इन नॉलेज और रिफाइनमेंट ऑफ फीलिंग्स, बट इज़ टू कंस्ट्रक्ट फर्म एंड सेक्रेड कैरेक्टर। यानी कि दृढ़ और पवित्र चरित्र का निर्माण करना किसी भी शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, ठीक है। टीचर का ही कार्य क्यों कहा गया, ये कार्य तो सभी का है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये टीचर की जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स का, बच्चों का चरित्र विकास कर सके। उसके लिए क्या है कि उसको जीवन में सत्य का ज्ञान कराए, सत्य असत्य में अंतर क्या है बताए, मूल्यों की बात करे, क्योंकि जिसके अंदर एथिक्स होंगे उसका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ये जो हमारे उद्देश्य हैं, जितने भी जनरल एम हैं, इनमें हम शारीरिक विकास उद्देश्य की बात जो कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये बात समझते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा फिज़िकली फिट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम फिट ही नहीं होंगे तो हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की अचीवमेंट्स हों, चाहे वो आपकी भौतिकता से परे आत्मिक विकास की बातें हों। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप कोई भी चीज़ गेन नहीं कर सकते हैं। हॉल महोदय कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसकी अवहेलना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने और दूसरों के लिए भार बन जाते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि आप दूसरों के लिए क्या है, एक तरीके का बोझ है, बर्डन है। तो हमें कभी किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना है। हम अपने शरीर के विकास के लिए, फिजिकल फिट रहने के लिए क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उन सभी विधियों को अपनाएंगे जिससे हमें शरीर का विकास उचित रूप से हो।
आप स्वामी विवेकानंद के कोटेशंस देखिए, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी बच्चे के विकास के लिए उसे गीता पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको हम खेल के मैदान में ले जाएं। खेल के मैदान में क्यों? क्योंकि खेल के मैदान में जाकर के बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ को सबसे अधिक करते हैं, और शारीरिक विकास के लिए हमारे शरीर की सारी गतिविधियाँ खेल कूद से मजबूत होती हैं। हमारे हाथ पैर, हमारी मांसपेशियाँ एक तरीके से क्या होती हैं, विकसित होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। रूसो महोदय भी क्या कह रहे हैं कि बालक को प्रारंभ से ही खेल कूद और व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। रूसो हैज़ सेड दैट द प्रोविज़न फॉर गेम्स एंड एक्सरसाइज शुड बी मेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जब आप बहुत बड़े हो जाओ तभी आप खेल के मैदान पर जाओ। छोटे से छोटे बच्चे को भी एक्टिविटी करने का पूरा मौका देना चाहिए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी भी शांत नहीं बैठता, वो क्या करते रहते हैं, पूरी तरफ दौड़ते हैं, खेल कूदते हैं, है ना। वो एक ना एक गतिविधि में बने रहते हैं। हाँ, आजकल का टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बच्चे मोबाइल लिए रहते हैं, बट बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने आप खेलने से उनकी मांसपेशियाँ बहुत विकसित होती हैं, और छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, शरीर का स्वस्थ रहना सबके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में एक है आपका भौतिक जीवन, एक है आपका आध्यात्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल लेवल है, एक आपका फिज़िकल मैटर है। ये जो संसार है जहाँ हम रहते हैं ये भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। हम उन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक विकास की भी उतनी ज़रूरत है। हम जितना अपनी जो बॉन्डिंग है वो जब तक ईश्वर से या खुद को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसकी स्पिरिचुअल लेवल को गेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है वेदांत दर्शन आपने शंकराचार्य ने जो दिया हुआ है वो क्या कह रहे हैं, मोक्ष का साधन है ना। आध्यात्मिक विकास में वो यही कह रहे हैं कि मोक्ष का साधन है। हम अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं दिशा दे के गॉड से कनेक्शन बनाते हैं, अपने आप को स्व को पहचानने की, खुद को जानने की कोशिश करते हैं कि हम संसार में क्यों आए हैं। हम अपनी उस आई हुई जो भी शक्तियाँ हैं उनको तो जानें कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं छिपी हुई हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। खुद को जानना, आध्यात्मिकता को जानना है। हम स्व को पहचानें, अपनी आध्यात्मिक गतिविधि को समझें। इसके लिए डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में वो क्या कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य, राधाकृष्णन हैज सेड अबाउट द एम ऑफ एजुकेशन इज़ नाइदर नेशनल एफिशिएंसी और इंटरनेशनल, rather it is to make an individual experiences that there is nothing greater than intellect which is a choose to say can call the spirit। यानी जो बुद्धि से बढ़कर भी कोई चीज़ है जिसे आप चाहें तो आत्मा कह सकते हैं। यानी अपनी आध्यात्मिक गति को हमको ठीक करना होगा। हम जितने भी आपका आदर्शवाद है ना, जो आपका आइडियलिज्म है वो आध्यात्मिक विकास को बहुत अधिक प्रेरित करता है। वो क्या कहता है कि संसार के बंधनों में आप ना उलझें और खुद को जानें और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, यानी ईश्वर को प्राप्त करें। तो किसी भी इंसान की आध्यात्मिक जो ग्रोथ है, जो उसका स्पिरिचुअल लेवल है, वो तभी स्ट्रांग होगा जब वो खुद को कई विधियों द्वारा, मेडिटेशन, योग, है ना, उनके द्वारा अपने आप को, अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा, तभी तो आध्यात्मिक गति को पाएगा। ठीक है, एक कोटेशन आप लोग स्वामी विवेकानंद का भी देख लीजिए कि किसी बात को कहना और उसे न करना हमारी आदत हो गई है। इसका कारण क्या है? शारीरिक दुर्बलता। अतः हमारे युवकों को सबसे पहले शक्तिशाली बनना चाहिए, धर्म का स्थान इसके बाद आएगा। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट बताया, फिर आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बताया। मीन्स आपको पहले तो फिट रहना है, फिर अपने आप को जानना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पूर्ण जीवन का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। अब कल्चरल डेवलपमेंट में पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि संस्कृति क्या है।
है ना। कल्चर क्या है? हमारे पुराने सारे रीति रिवाज, वो सारी चीज़ें जो हमारे पुरखों से आज तक चली आ रही हैं, और हम दूसरे तीसरे हर पीढ़ी में क्या होता रहता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, स्थानांतरित होती रहती हैं। तो वो हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं, नैतिकता हैं, उनमें हम विश्वास भी करते हैं और उनको कहीं ना कहीं इसी सोसाइटी में एक चेन की तरह आगे ले जाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस धरोहर को आगे भी ट्रांसमिट करें। टायलर महोदय कह रहे हैं कि संस्कृति को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि संस्कृति वह जटिल समस्या है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज और इस प्रकार की अन्य क्षमताएं और आदतें सम्मिलित रहती हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं हम चीज़ों को, जो भी हमारी संस्कृति है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको हम बनाए रखें। ओटावे हैज़ सेड दैट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ टू बिगेट कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर नॉर्म्स टू द इट्स यूथ एंड पावरफुल मेन। यानी कि हमको शिक्षा का कार्य है कि समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों को शक्तिशाली सदस्यों को प्रदान करना। गांधी जी भी क्या कहते हैं? संस्कृति ही मानव जीवन की आधारशिला और मुख्य वस्तु है। कल्चर इज़ द फाउंडेशन स्टोन एंड चीफ ऑब्जेक्ट इन ह्यूमन लाइफ। यानी कि हम अपनी संस्कृति को कभी भी ना भूलें, अपनी संस्कृति को जानें, समझें और उसे आगे ले जाएं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, एम्स ऑफ कंप्लीट लिविंग। पूर्ण जीवन जीने से यहाँ क्या मतलब है? पूर्ण जीवन का एक तरीके से देखा जाए कि हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जिससे हम पूर्णता से सभी चीज़ों का जीवन में आनंद ले सकें और उचित ढंग से जीवन का सदुपयोग कर सकें, जिसमें हमारा शरीर भी है, मन भी है, मस्तिष्क भी है, आत्मा भी है, सबका विकास हो और सबके विकास से हमारे जीवन में एक तरीके से अपने सारे एम्स को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ सकें। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो कह रहे हैं एजुकेशन शुड इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ एजुकेशन शुड बी सच दैट डेवलप्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपरली एंड कैरी हिम टुवर्ड्स प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कि शिक्षा को हम पूर्ण ढंग से जीवन को जिएं। इसके अतिरिक्त हम अपने जीवन में जब तक सारे पहलू मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, उन सबको सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में केवल एजुकेशन के इस एम को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कहीं से कुछ भी खालीपन ना रह जाए, हम जीवन के हर पक्ष का लाभ ले सकें। ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट सम विकास का उद्देश्य, हार्मोनियस डेवलपमेंट। हार्मोनियस डेवलपमेंट का है कि हमारी सामंजस्य क्षमता और जितने एम हैं उनके साथ सही हो, है ना, एक सही से ट्यूनिंग बैठती हो, जिससे हम सब चीज़ों को गेन करके उनका लाभ लेने में पूरी तरह से सक्षम हों। इसके लिए गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा है कि शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्य, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, इन तीनों का जो सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है वह विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है, और ये शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है। यानी कि हमारा जो भी हमने अपने जीवन में चीज़ों को गेन किया है उनका आपस में सही से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है। फिर है आपका वोकेशनल एम। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। आजकल के जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। और वोकेशनल एम का मतलब है कि जीविकोपार्जन का मतलब है अपनी जीविका को चलाना। ठीक है। और ऐसी एजुकेशन जो हमें अपने पैरों पे ना खड़ी करती हो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने कहे हुए हैं कि ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ है जो हमें 2 पैसे कमाने की योग्य भी नहीं बनाती है ना। गांधी जी कहते हैं सच्ची शिक्षा के द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। जाकिर हुसैन साहब क्या कह रहे हैं कि राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य कि वह अपने नागरिकों को जीविकोपार्जन हेतु समाज के किसी निश्चित कार्य के लिए शिक्षित करें। तो कुल मिला के हमारे को ये देखना है कि अपनी लाइफ में हम अपने
हर उद्देश्य को सही से पूरा कर सकें, और उनमें एक अच्छा तालमेल भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, जो राज्य का पहला कर्तव्य कहा गया है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो इसीलिए क्योंकि बिना धन के हम अपने जीवन में बाकी सोसाइटी के साथ भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्पेंस रिपोर्ट के शब्दों में अगर कहा जाए तो जीविका उपार्जन की तैयारी हमें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुल मिलाकर के ना जीवन में हर चीज़ का, हर उद्देश्य का अपना पूरा एक इम्पोर्टेंस है, बट हम ये मान के चलते हैं कि ये सारे उद्देश्य अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। फिर आपका आता है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। इसमें गलत प्रिंट है बेटा, सामाजिक उद्देश्य लिखा हुआ है, बट व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, ठीक है, दो उद्देश्य हैं, और इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम, और फिर इनकी सिंथेसिस। ये क्वेश्चन चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपके क्वेश्चनर्स में देखा है, क्वेश्चन बैंक में भी देखा है, और आपके एग्ज़ाम पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होते हैं और सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। जो इंडिविजुअल एम्स हैं वो हमारे संकुचित रूप में और व्यापक रूप में किस तरह से हैं। एक आपका वर्ड है सेल्फ एक्सप्रेशन और एक है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है जहाँ पे हम खुद को प्रेफरेंस देते हैं, खुद को निखारते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और एक है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। अब ये आत्मानुभूति क्या है? खुद को जानना, खुशी महसूस करना। ठीक है, अब ये जो है व्यापक रूप में है, यानी कि जब हम केवल अपने लिए व्यक्तिगत तौर से अपने लाभ के लिए चीज़ों को सोचते हैं, तब हम नहीं सोचते हैं कि उससे समाज का हित हो रहा है या उसका हित नहीं हो रहा है। हमें उसको नहीं देखना, हम केवल अपने लिए चीज़ों को देख रहे हैं। तब वो इंडिविजुअल यानी कि वो संकुचित रूप में है, वो कहीं ना कहीं वाइडर सेंस में नहीं है, वो नैरोवर सेंस में है, वो उद्देश्य आपका नैरोवर सेंस में है। ये व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य दोनों ही तरीके से वाइडर सेंस में और नैरो सेंस में हम सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं। अब ये जो भी व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वहाँ पे हम चूँकि अपनी बात देखते हैं, तो अगर उसके पक्ष की बात आ जाए तो उसकी पक्ष की बात देखें तो भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे हम एजुकेशन दे रहे हैं। अब जो बच्चे में जिस चीज़ की बहुत अच्छी क्वालिटी है, बात काम बहुत अच्छा कर सकता है, आर्टिस्टिक है, कविताएं लिखता है, साइंटिस्ट है, तो वो चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा है, वो अपने ही लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, तो वहाँ पे वो व्यक्तिगत उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सपोज़ किसी राज्य पे संकट आ जाए, उसे सेना की ज़रूरत हो, युद्ध की स्थिति हो, तो वहाँ पर हमें क्या है, उनको सैनिक बनने की शिक्षा देनी है। तो जब वो सैनिक बनने की शिक्षा दी जा रही है, जहाँ पर उसके फिर व्यक्तिगत उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, फिर तो हम ये सोचेंगे कि उस बच्चे के अंदर भले ही सैनिक बनने की क्वालिटी हो या ना हो, बट हमें उसे हथियार चलाना सिखाना ही है, हमें देश की रक्षा करनी है। या जब हमारे राष्ट्र को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, सोसाइटी को ज़रूरत है, तो हम उसके इंडिविजुअल एम को किनारे करते हैं और उसके सोशल एम पर कहीं ना कहीं टिकते हैं। तो अब ये चीज़ें दोनों सोशल एम एंड इंडिविजुअल एम लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये दोनों ही एम अकेले काम नहीं करते हैं। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये एक सिंथेसिस के तरीके से ही काम करते हैं। इसमें कई जो आपके थिंकर्स हैं वो कई बातें उन्होंने बोली हुई हैं, जैसे कि रॉस महोदय ने बोला हुआ है कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में ही होता है, जहाँ की सामाजिक रुचियों और क्रियाओं का उसे भोजन मिलता है कि वह क्या है। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सोशल डिफरेंसेस की बात बताई, इसमें आपको दोनों चीज़ें उनके हिसाब से देखनी पड़ेंगी कि जैसे हमने उद्देश्यों को जब बताया था कि यूनिवर्सल एम होते हैं, पर्टिकुलर एम है, इंडिविजुअल एम है, सोशल एम है। ठीक है, तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एम जो होते हैं, वो आपके यहाँ पे जैसे सोशल एम है या इंडिविजुअल एम है, तो अब ये थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं उसके क्लासिफिकेशन में भी आ जाते हैं और साथ में क्वेश्चन में भी अगर आता है तो आपको दोनों की सिंथेसिस को बताते हुए आंसर को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंथेसिस में जब आप बताएंगे तो वहाँ पे आप बताएंगे कि दोनों ही एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू, सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू टी.पी. नल। ठीक है, और आपको इसके अलावा
अकॉर्डिंग टू, ये कोटेशन एग्जैक्टली मैकाइवर का है, टीपी नन ने कहा है इंडिविजुअलिटी डेवलप्स इन अ सोशल एनवायरनमेंट। तो ये सारे कोटेशन प्लस ये सारे थिंकर्स जो हैं आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मिक्स हो रहे हैं, तो आप कम से कम एक कोटेशन अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे ये जो टीपी नन का कोटेशन है यही याद कर लीजिए, इंडिविजुअलिटी डेवलप्स इन अ सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है। जॉन एडम्स महोदय क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअलिटी रिक्वायर्स अ सोशल मीडियम टू ग्रो। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। ना तो व्यक्तिगत विकास अपने आप में परिपूर्ण है, ना ही सामाजिक उद्देश्य अपने आप में परिपूर्ण है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब अगर हम केवल व्यक्तिगता की बात करें तो व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है। शिक्षा की किसी भी योजना का महत्व उसी उच्चतम व्यक्तिगत श्रेष्ठता का विकास करने की सफलता से आंका जाना चाहिए। ये भी टीपी नन का कोटेशन है। तो ये डिफरेंट कोटेशंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बुक्स में भी मिलेंगे, लेकिन जब आपको व्यक्तिगत उद्देश्य जो आपको इंडिविजुअल एम्स भी अगर एक्सप्रेस करना हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आत्म अभिव्यक्ति और आत्म अनुभूति। हम जब सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो आत्म प्रकाशन पर जोर देंगे, और जब आत्म अनुभूति की बात करेंगे तो हम उसको कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी और राष्ट्र उससे जोड़ करके इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।